monetary standards. So we'll begin with this. So monetary standard होता क्या है? Monetary standard is which refer to the standard money that is used in a monetary system. एक monetary system है जो standard money जो या unit of account के रूप में जो money को use किया जाता है, that is a standard money or monetary standard, right? That can be referred to as a monetary standard, right? इसका मतलब ये है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी किस तरह से अपनी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कि डेब्ट का पेमेंट किस रूप में होता है, एक्सचेंज किस करेंसी में हो रहा है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड मनी. और ये जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, इट इज अ मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि वो जो मनी है वो उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के पीछे है क्या, राइट? इन दैट मॉनेटरी सिस्टम उस जो रिप्रेजेंटेटिव जो मनी का मटेरियल है उसके पीछे उसकी वैल्यू क्या है, राइट? या उसको कौन से लॉज और गवर्न करते हैं उस मॉनेटरी सिस्टम में, राइट? सो दैट इज द मॉनेटरी स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं. सो जैसे कि अगर सपोज एक कंट्री में जो स्टैंडर्ड मनी है, ठीक है, दैट मॉनेटरी यूनिट इज इफ स्टेबलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, राइट? तो हम बोलेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड बोलेंगे उसको. अगर उसको सिल्वर के टर्म में स्टेबलाइज किया जाता है तो हम बोलेंगे दिस इज अ सिल्वर स्टैंडर्ड, राइट? अगर वो दोनों मेटल्स के रूप में स्टेबलाइज किया जाता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, तो हम बोलेंगे ये एक बायमेटेलिक स्टैंडर्ड है, बोलेंगे जहां पे दो मेटल्स यूज किए जा रहे हैं, राइट? एंड मतलब या बैकिंग बोल लीजिए या स्टेबलाइज बोल लीजिए उसको, राइट? सो अगर यहाँ पे कोई भी मेटल यूज नहीं किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ it is not stabilized in terms of any kind of metal, then it will be known as an inconvertible standard, right? जो कि convertible नहीं है, right? Government or the monetary authorities does not promise to convert that monetary unit into any kind of metal. So that is an inconvertible standard or inconvertible monetary system जिसको हम बोल सकते हैं, राइट? सो इफ वी ब्रॉडली सी तो इसमें सिर्फ मॉनेटरी स्टैंडर्ड में सिर्फ वो सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट ही नहीं आता, बल्कि इसमें जो लॉज और प्रैक्टिसेस उस मनी को गवर्न कर रहे हैं, कंट्री की करेंसी को गवर्न कर रहे हैं, वो चीजें भी इसमें शामिल होती है. इसीलिए शेपिरो ने जो डेफिनेशन दिया उसमें क्या लिखा है, दैट द मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑफ अ नेशन इन्वॉल्व्स द ओवरऑल सेट ऑफ लॉज एंड प्रैक्टिसेस जो कि उसको कंट्रोल करती हैं, उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को, उस मॉनेटरी सिस्टम में उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को जो गवर्न या कंट्रोल करने वाले जो सेट लॉज एंड प्रैक्टिसेस हैं, वो एक मॉनेटरी स्टैंडर्ड, एक मॉनेटरी सिस्टम के मॉनेटरी स्टैंडर्ड को बताता है, राइट? ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मॉनेटरी स्टैंडर्ड? किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए उस मॉनेटरी स्टैंडर्ड में? इट शुड बी सिंपल, राइट? सिंपल इन द फॉर्म की जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, राइट? ताकि उस पर लोगों का विश्वास जो है वो बना रहे. देन इलास्टिसिटी शुड बी देयर. इलास्टिसिटी का मतलब कि मनी सप्लाई ऐसा हो कि विच इज केपेबल ऑफ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सके, इस तरह का मॉनेटरी स्टैंडर्ड हो. देन इट शुड बी इकोनॉमिकल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर उसके ऑपरेशन में ना इनकर करना पड़े, राइट? वो एक्सपेंसिव ना हो उस तरह का मॉनेटरी स्टैंडर्ड. इट शुड बी चीप, इट शुड बी इकोनॉमिकल, राइट? ताकि लोगों कंट्री पे या इकोनॉमी पे मॉनेटरी बर्डन ना आए, राइट? सो इन दैट वे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे कि चीप या इकोनॉमिकल कौन सा मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, तो जो पेपर मनी स्टैंडर्ड है दैट इज द बेस्ट इकोनॉमिकल पेपर मनी मॉनेटरी स्टैंडर्ड या मॉनेटरी सिस्टम बोल सकते हैं. देन स्टेबिलिटी शुड बी देयर. स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कि प्राइसेस में उस करेंसी की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन. सो ये एक इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंटरनल इकोनॉमी में, और एक्सटर्नल वैल्यू भी, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए, ताकि वो फॉरेन ट्रेड को हमारे और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इनडायरेक्टली मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे.
और इंटरनल जो प्राइस भी जो है स्टेबल रहे, वो इसलिए कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हार्म ना करे, राइट। सो इस तरह से इट शुड बी स्टेबल। देन कन्वर्टेबिलिटी शुड बी देयर, कि मॉनेटरी सिस्टम ऐसा हो कि जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल शुड बी पॉसिबल इन दैट, ठीक है, ताकि लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस तभी बनेगा ना जब आप प्रॉमिस करेंगे कि हाँ योर करेंसी कैन बी कन्वर्टेबल इनटू एनी सॉर्ट ऑफ मेटल, ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल, राइट। सो तो लोगों का विश्वास जो है बना रहेगा। देन लीगलिटी, मतलब कि इट मस्ट बी बैक्ड बाय द फोर्स ऑफ लॉ, राइट, ताकि लोगों का अगेन पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए लीगल टेंडर मनी का मतलब ये होता है विच इज बैक्ड बाय द फोर्स ऑफ लॉ, राइट। तो उसकी वजह से क्या आती है, एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आती है। करेंसी का नेचर और फीचर ही यही होना चाहिए कि वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सभी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब वो कानूनी रूप से लागू किया गया होगा, राइट। देन ऑटोमेटिक वर्किंग, ठीक है, ऑटोमेटिक वर्किंग मतलब कि वो इस जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड या सिस्टम ऐसा हो जिसमें एक बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी हो। बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि वो ऑटोमेटिकली खुद ऑपरेट करे बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन की जरूरत ना हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो इकोनॉमी में वो ऑटोमेटिकली उस मॉनेटरी स्टैंडर्ड से सॉल्व किए जा सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हो या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का हो। सो इस तरह का मॉनेटरी स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट। देन आर्थिक विकास में वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, ठीक है, दैट इज एन आइडियल मॉनेटरी सिस्टम या मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, रोजगार को मैक्सिमाइज कर सके, ऐसा होना चाहिए एक गुड क्वालिटी ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। देन और भी कई तरह की क्वालिटीज होने चाहिए, जैसे कि ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान में ला ले जा सके, राइट। देन यूनिफॉर्मिटी शुड बी देयर, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि चंडीगढ़ में जो है रुपीज का जो वैल्यू कुछ और है और सोलन में कुछ और है। इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड इट शुड बी in that way it will be generally acceptable to everyone, right? So uniformity should be there. Then divisibility होनी चाहिए। so ये सारी qualities एक गुड मॉनेटरी स्टैंडर्ड में पाई जानी चाहिए, राइट। that is desirable from a good monetary standard, right? Now coming to the types of monetary standard, तो ब्रॉडली जब हम देखते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड को, हम लोग दो मेजर टाइप के मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, दैट इज पेपर मनी, पेपर स्टैंडर्ड एंड मेटालिक स्टैंडर्ड। बट इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई या सब कैटेगराइज करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, पेपर स्टैंडर्ड में और मेटालिक स्टैंडर्ड में। जैसे कि मेटालिक स्टैंडर्ड में यहाँ पे मोनोमेटलिज्म एंड बायोमेटलिज्म, मोनोमेटलिज्म नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे एक ही मेटल के द्वारा पे स्टेबलाइज किया जाता है मॉनेटरी स्टैंडर्ड, राइट। सो दैट इज मोनोमेटलिज्म, या तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड होगा या वो सिल्वर स्टैंडर्ड होगा, राइट। मतलब कि गोल्ड पे स्टेबलाइज किया जाएगा करेंसी वैल्यू को, या फिर सिल्वर पे स्टेबलाइज किया जाएगा करेंसी की वैल्यू को, राइट। बायोमेटलिज्म जहां पे दो मेटल्स पे स्टेबलाइज किया जाता है करेंसी को, दैट इज बायोमेटलिज्म। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड में और भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड और गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, राइट। वो वन बाय वन हम लोग जब आगे इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारी होते क्या है, राइट। ऑल राइट, सो दिस मेटालिक स्टैंडर्ड, मेटालिक स्टैंडर्ड मतलब जहां पे मॉनेटरी यूनिट को डिटरमिन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सम मेटल, सम प्रेशियस मेटल, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर के रूप में, राइट। जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होती हैं वो यहाँ पे मेटल की, दैट इज मेड आउट ऑफ द मेटल इटसेल्फ, राइट। और ये फुल बॉडी मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू बोथ आर इक्वल, मतलब कि जो उस पर लिखा हुआ छपा हुआ है और वो जिस चीज से बना हुआ वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, राइट। सो इसलिए ये फुल बॉडीड लीगल टेंडर मनी होती है, राइट। लीगल टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट ने उसको या मॉनेटरी अथॉरिटी ने उसको लीगली एक्सेप्टेबल बना दिया है, राइट। सो लीगल टेंडर, राइट। सो मतलब कि आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज को एक्सेप्ट करने से, आप उस पे आप एक्सचेंज
कर सकते हैं, डेप्ट रिपेमेंट कर सकते हैं अपनी, राइट। सो दैट इज अ फुल बॉडीड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है फुल बॉडीड मतलब कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो, राइट। देन अगेन मेटेलिक स्टैंडर्ड को भी हम लोग दो तरह से मैंने देखा मैंने बताया आपको कैटेगराइज करते हैं, दैट इज मोनोमेटलिज्म एंड बाइमेटलिज्म, राइट। सो मोनोमेटलिज्म जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड जहाँ पे एक ही मेटल को अडॉप्ट किया जाता है एज द स्टैंडर्ड करेंसी और मनी, राइट। सो यहाँ पे जो मॉनेटरी सिस्टम है वो एक ही मेटल पे इंटायरली रिलाई करता है। जैसे कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड होगा तो गोल्ड पे स्टेबलाइज किया जाएगा करेंसी की वैल्यू को, और सिल्वर पे, सिल्वर स्टैंडर्ड होगा तो सिल्वर पे, राइट। अब मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड में क्या क्या फीचर्स होती हैं, राइट। सो मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं दीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन मेटल, एक ही मेटल में उसको डिफाइन किया जाता है करेंसी को या स्टैंडर्ड कॉइन्स को, राइट। मोनो मतलब एक ही है, राइट, एक ही मेटल पे डिफाइन किया जाएगा उसको या स्टेबलाइज किया जाएगा उसको। दूसरा, these coins are accepted as unlimited legal tender। अब लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब जैसे कि सपोज आपने 2,000 रुपए की टी शर्ट या कोई जूते पसंद आ गए शोरूम में जाके आपको, राइट। सो 1,000 रुपए तो आप कॉइन्स स्मॉल कॉइन्स के रूप में उसको दे सकते हो, राइट, 1,000 रुपए तक। उसके बाद जो आगे अगला 10,000 है वो आप उसमें पेमेंट नहीं कर सकते, आपको मतलब कि कोई करेंसी नोट ही उसके बदले में देना होगा, राइट। सो आप मतलब पूरा का पूरा पेमेंट कॉइन, छोटे छोटे कॉइन्स के रूप में पैसे नहीं पे नहीं कर सकते वो पेमेंट। सो दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये है, एक फिक्स अमाउंट है, उसके बाद आप वो कॉइन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट, उस मैक्सिमम लिमिट के बाद। अनलिमिटेड लीगल टेंडर आप जितना मर्जी पेमेंट है, 20,000 का पेमेंट है, चाहे 40,000, चाहे 2 लाख, चाहे 10 करोड़ का, आप उसको उसके रूप में, उसी करेंसी के रूप में कर सकते हैं, जो भी उसको जिसको भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर की कैटेगरी में डाला है, तो दैट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, राइट। सो ये जो स्टैंडर्ड कॉइन थे दे आर एक्सेप्टेड एज द अनलिमिटेड लीगल टेंडर, राइट। जो कि डे टू डे ऑब्लिगेशन का मतलब डेली के ट्रांजेक्शन और डेब्ट पेमेंट के लिए आप यूज करते हैं, राइट। फ्री कॉइनेज का मतलब होता है कि कोई भी कॉइन बना सकते हैं, आपको बस वो जो मेटल का वेट और प्योरिटी जो भी लीगली एक्सेप्टेबल बनाया गया है मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा, उस पे आप खुद भी मिंट कर सकते हो। फ्री कॉइनेज का मतलब ये है कोई भी करेंसी मिंटिंग मशीन में डाल, मिंटिंग प्लेस पे जाके वो कोई भी उसको बना सकता है, मिंट कर सकता है, राइट। Then there is no restriction on the export and import of these precious metal जिसपे वो पैकिंग है, जिसपे स्टेबलाइज किया गया है जिस मेटल पे, तो उसकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Then paper money also circulates but it is convertible into, अब ये इनकन्वर्टेबल नहीं है, इनकन्वर्टेबल है इनटू स्टैंडर्ड मेटेलिक कॉइन्स। आप उसको स्टैंडर्ड मेटेलिक कॉइन्स के रूप में भी एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ मोनोमेटेलिज्म, राइट। अब मोनोमेटेलिज्म में दो तरह के स्टैंडर्ड हैं, मैंने बताया पहले, सिल्वर स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड। जो सिल्वर स्टैंडर्ड है इट इज अ मॉनेटरी सिस्टम, राइट, जो कि इंडिया में तो प्रचलन में रहा फ्रॉम 1835 टू 1893, राइट। एंड जो सिल्वर स्टैंडर्ड है ये बहुत सारी कंट्रीज में बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड के लिए यही जो मॉनेटरी सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर रहा था, राइट। सो इसमें जो है मॉनेटरी यूनिट को सिल्वर के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, राइट। स्टैंडर्ड कॉइन्स जो होती है वो सिल्वर की बनी होती हैं और एंड दे आर ऑफ अ फिक्स्ड वेट, ठीक है, एंड फाइननेस इन टर्म्स ऑफ सिल्वर के टर्म में उसको मतलब कि बता दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मॉनेटरी यूनिट वुड कंटेन x ग्राम ऑफ सिल्वर, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये इतने फाइननेस सिल्वर की इस तरह की होगी और एक फिक्स वेट इतना होगा, राइट। सो इस तरह से वो स्टैंडर्ड कॉइन्स चलती थी एंड सिल्वर वाज अडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड मनी, ठीक है, और वो इट वाज मेड लीगल टेंडर फॉर ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स, राइट। एंड इट वाज इन फोर्स इन मैनी कंट्रीज, मैंने बता दिया इंडिया में ये 1853 टू 1893 में चल रहा था, राइट।
पर क्योंकि ये यूनिवर्सली रिकग्निशन इसको नहीं मिल रहा था सिल्वर स्टैंडर्ड, इट लैक्ड द यूनिवर्सल रिकग्निशन एज कम्पेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड जितना पॉपुलर था, राइट, क्योंकि सिल्वर की जो इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू बहुत इंस्टेबल थी, राइट, सो अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड, सो दैट इज द रीजन जो सिल्वर की प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी एज कम्पेयर टू द गोल्ड, राइट, सो दैट इज द रीजन गोल्ड को प्रेफर किया गया ओवर सिल्वर, और इस तरह से सिल्वर जो स्टैंडर्ड था वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया या खत्म हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, it is the one of the most popular form of monometallic standard, right, और यहाँ पे जो मॉनेटरी यूनिट को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एक्सप्रेस किया जाएगा या डिफाइन किया जाएगा, स्टैंडर्ड कॉइन्स एक फिक्स वेट और फाइननेस ऑफ गोल्ड के उस पे बनाया जाता था, राइट, and gold standard remained widely acceptable in most of the countries of the world, right, during the last quarter of 19th century and first quarter of 20th century तक ये पॉपुलर था ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट, और यूके में इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था, यूके में, राइट, गोल्ड स्टैंडर्ड को 1816 में, और यूके ही पहला कंट्री था जहां पे इसको बहुत सबसे पहले ही इसको फॉरगो भी कर दिया गया था, राइट, ऑल राइट। तो मोनोमेटलिज्म इसके, अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड के जो वेरियस टाइप्स है वो हम लोग बाद में लास्ट में करेंगे इसको। सो जो मोनोमेटलिज्म के जो मेरिट्स डीमेरिट्स पे अगर हम लोग आए तो सबसे पहला तो यही है कि इट इज सिंपल, राइट, क्योंकि एक ही तरह का मेटल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, सो इट वाज सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट, एंड सिंपल टू ऑपरेट एज वेल, राइट। दूसरा पब्लिक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो प्रेशियस मेटल पे से बैक था, प्रेशियस मेटल में कन्वर्टेबल था, तो लोगों का कॉन्फिडेंस अगेन इसमें बिल्डअप था इस तरह के मॉनेटरी स्टैंडर्ड में। दूसरा ये फॉरेन ट्रेड को ये प्रमोट करता है मोनोमेटलिज्म, राइट, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड इज इजीली एक्सेप्टेबल, है ना, एज एन इंटरनेशनल मीन्स ऑफ पेमेंट, सो दैट इज द रीजन इट प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड। फिर ग्रेशम्स लॉ, अभी हम पढ़ेंगे ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम्स लॉ कहता है कि बैड मनी डिराइव्स द गुड मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या होता है, मैं डिटेल में बताऊंगी ग्रेशम्स लॉ क्या होता है। सो ये ग्रेशम लॉ को अवॉइड करता था, दैट इज द मेरिट ऑफ मोनोमेटलिज्म, राइट। देन सेल्फ ऑपरेटिव है, ये जो सिस्टम है या मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो सेल्फ ऑपरेटिव है। अगर सरप्लस है मनी सप्लाई की किसी इकोनॉमी में तो वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल, ठीक है, वो घट जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगा, पीपल जो है, लोग जो है उसको दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इट इनटू मैटर, क्योंकि वो बदल सकते हैं, कन्वर्टिबिलिटी है ना, सो दिस विल वाइप आउट द सरप्लस मनी, सो दैट इज द रीजन कि वो फिर से बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। सो ये एक सेल्फ ऑपरेटिव सिस्टम होता है मोनोमेटलिज्म, ये इसका मेरिट है, राइट। कमिंग टू द डीमेरिट्स ऑफ मोनोमेटलिज्म, ये एक कॉस्टली स्टैंडर्ड है, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स की जरूरत है इस तरह के मॉनेटरी स्टैंडर्ड के लिए, तो पुअर कंट्रीज तो इसको अडॉप्ट ही नहीं कर, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। देन इट लैक्स इलास्टिसिटी, क्योंकि जो मेटलिक रिजर्व इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है वो हर कंट्री के पास एक तो होगा नहीं, होगा तो पहले जाती थी 4-5 दिन गई, तो 10-15 दिन चली गई थी। ये कौन है? प्लीज मैंने बोला, मैंने म्यूट किया करो अपने आप को, गप्पे मारनी है तो आया मत करो एक बार, तो पहली बात तो ऑलराइट। सो where were we? Okay, it lacks elasticity. इलास्टिसिटी मोनोमेटलिज्म में इसलिए इलास्टिसिटी नहीं है क्योंकि प्रेशियस मेटल का रिजर्व रखना पड़ता है, उस रिजर्व के अकॉर्डिंग ही आप उतना ही करेंसी छाप सकते हैं, राइट। सो अगर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी अगर ज़्यादा है तो आप वो छाप नहीं सकते क्योंकि आपके पास जो प्रेशियस मेटल का रिजर्व की कमी है। सो इट लैक्स इलास्टिसिटी, दैट मीन्स जो मनी सप्लाई है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी आप इसको बड़ा घटा नहीं सकते। देन इट रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए बहुत सारे मनी सप्लाई की आवश्यकता होती है, राइट। सो मोनोमेटलिज्म में क्योंकि मेटल की स्कैसिटी होगी तो स्कैसिटी ऑफ मनी सप्लाई भी होगा,
which automatically will lead to an hindrance in the pathway of economic growth, right? Then it lacks price stability, क्योंकि जो metal का price it does not always remain very stable, right? It also fluctuates, जैसे silver के उसमें केस में मैंने अभी बताया silver standard gauge में, right? So वो जो fluctuation है that leads to instability in the prices और price structure as well. So ये तो है demerits monometallism के. अब आते हैं हम बायमेटलिज्म में, जहाँ पे दो मेटेलिक स्टैंडर्ड जो है साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, ठीक है, बायमेटलिक स्टैंडर्ड में. तो जहाँ पे कि जो करेंसी होगा उसका बेस दो मेटल्स रहेगी, ठीक है ना. तो मेटेलिक बायमेटलिक में जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, दोनों ही जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, या दोनों की बैकिंग के या दोनों ही बेस होंगे किसी भी कंट्री की करेंसी का, राइट, या मॉनेटरी स्टैंडर्ड वहाँ की दो मेटल्स होंगी. अब यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड कॉइन्स होंगे, एक गोल्ड कॉइन होगा, एक सिल्वर कॉइन जो कि मिंट किया जाएगा, और बोथ the types of standard coins becomes unlimited legal tender. मैंने बता दिया limited legal tender, unlimited legal tender, आपको याद होगा, अभी बताया मैंने पिछले स्लाइड में. Then there is provision for unlimited purchase, sale and redeemability are extended to both metals. मतलब कि दोनों को ही आप खरीद सकते हैं, दोनों को आप परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, and they are redeemability are extended to both these kind of metals, right? So both the coins are unlimited legal tender, ठीक है, they are convertible into each other. और फिर एक और क्या है कि ये जो है फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनका हम कर सकते हैं बायमेटलिज्म सिस्टम में, राइट. सो ये these are the features, ठीक है, that both the coins are unlimited legal tender, there is free and unlimited coinage of both metals, right. So ये सारे इसके बायमेटलिज्म के फीचर्स हैं. और फुल बॉडीड कॉइन्स होती हैं, राइट, दैट मीन्स फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कॉइन्स की सेम होंगी यहाँ पे, राइट. सो ये फीचर्स हैं बायमेटलिज्म के. नाउ बायमेटलिज्म में मेरिट्स क्या क्या हैं? नाउ इट इज अ कन्वीनियंट फुल बॉडीड करेंसी. फुल बॉडीड मतलब कि which where the intrinsic value and the face value both are equal, right. So that is a full bodied currency. So यहाँ पे दोनों तरह का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है फुल बॉडीड करेंसी में. इट इज कन्वीनियंट टू मेक एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, वेदर इट इज अ स्मॉल ट्रांजेक्शन और अ लार्ज ट्रांजेक्शन. स्मॉल ट्रांजेक्शन आपकी जो सिल्वर कॉइन्स के रूप में कर सकते हैं, लार्ज ट्रांजेक्शंस आपको करने हैं तो वो आप गोल्ड कॉइन्स के रूप में कर सकते हैं. सो देयर इज अ कन्वीनियंस ऑफ इन दैट वे. देन प्राइस स्टेबिलिटी रहती है, राइट, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वन मेटल कैन बी ऑफसेट बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर मेटल, राइट. सो कंसिक्वेंटली जो है प्राइसेस दोनों मेटल्स की को स्टेबलाइज किया जा सकता है, ठीक है, एंड उसी वजह से जो इंटरनल प्राइसेस हैं वो भी उसकी स्टेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकती है, राइट. देन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. ना बायमेटलिज्म से एक्सचेंज रेट मतलब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले में क्या एक्सचेंज रेट है, दैट इज एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी स्टेबल रहती है बायमेटलिज्म के अंदर एज लॉन्ग एज गोल्ड एंड सिल्वर आर स्टेबलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, ठीक है. सो जो विभिन्न कंट्रीज की जो करेंसीज हैं, है ना, उसकी जो वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है ना इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर. तो जब तक वो जो गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू जो स्टेबलाइज कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, तो उसमें कोई चेंजेस ना हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहता है, राइट. देन जो मनी सप्लाई की कमी नहीं रहती है, क्योंकि दोनों तरह के मेटल्स है ना, तो एक मेटल कम है तो दूसरा मेटल उसको कमी पूरा कर देता है. तो मनी सप्लाई की कमी, शॉर्टेज जितना मोनोमेटलिज्म में होता है उतना यहाँ पे नहीं होगा, राइट. देन जो बैंक रिजर्व्स का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, अंडर बायमेटलिज्म इट बिकम्स इजी एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के कॉइन्स यहाँ पे चल रहे हैं, है ना, एंड दीज आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. सो देयरफॉर इट इज इजी फॉर द बैंक्स टू कीप देयर कैश रिजर्व ईदर इन गोल्ड कॉइन्स और ईदर इन सिल्वर कॉइन्स और इन बोथ, है ना, बोथ दोनों तरीके से भी इसको रख सकते हैं.
देन जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहता है बाई मेटलिज्म में। क्यों रहता है बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम? क्योंकि जो मनी की सप्लाई यहाँ पे ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द डिमांड, राइट? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के मेटल्स को यूज किया जा रहा है। सो मनी सप्लाई मैंने पहले ही बताया कि कम यहाँ पे सफिशिएंट मनी सप्लाई होता है, और वो क्योंकि डिमांड से अधिक ही होता है, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट को इट लीड टू डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से बैंक्स जो है लोन्स चीपर रेट पे, चीपर इंटरेस्ट रेट पे वो आगे दे सकते हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स आर लो अंडर दिस सिस्टम एंड इट स्टिमुलेट्स फॉरेन ट्रेड, है ना? फॉरेन ट्रेड को ये बढ़ावा देती है, ठीक है? जहाँ पे बायोमेटलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है उस कंट्री के साथ इसके ट्रेड रिलेशंस, उन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाया जा सकता है, राइट? एंड दूसरा यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ बोथ द कॉइन्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बोथ द मेटल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वो भी कर सकते हैं फ्रीली। इस वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड को वो स्टिमुलेट करते हैं। सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ merits under bimetallism. Then there are certain demerits as well associated with the bimetallism as well. पहला ग्रेशम्स लॉ जो कि अवॉइड किया जा रहा था, जो कि मेरिट था मोनोमेटलिज्म का, वो ग्रेशम्स लॉ में यहाँ पे डिमेरिट में आ जाता है कि ग्रेशम्स लॉ, जैसे मैंने बोला कि बैड मनी डिराइव्स द गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट इज द ग्रेशम्स लॉ, ठीक है? वो पढ़ेंगे अभी, तो वो यहाँ पे ऑपरेट होता है, ठीक है, विच इज not good for the economies. Then there is inequality between mint and market rate. Now ये क्या होता है? mint मतलब कि जैसे कि सपोज हमारा वैल्यू फिक्स कर दिया है कि एक गोल्ड का जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिल्वर कॉइन is equal to 10 सिल्वर कॉइन्स या 10 यूनिट्स ऑफ सिल्वर, राइट? इस तरह से फिक्स कर दिया है। बट मार्केट में तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले करती हैं रोल, राइट? सो मार्केट रेट है सपोज वो 1:12 हो गया, वो 1:10 की बजाय, तो राइट? सो वो इनइक्वालिटी जो है ये दो मेटल को यूज करने की वजह से, ठीक है? सो वो जो इनइक्वालिटी मिंट और मार्केट रेट में आती है, और यही मिंट और मार्केट रेट की इनइक्वालिटी की वजह से ही ये ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट होता है इकोनॉमीज में, राइट? देन देयर इज नो प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि जो दोनों का जो सप्लाई एंड डिमांड जो है उसको ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेता है, दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेटल्स कई बार स्कार्स हो जाए, राइट? सो इट कैन लीड टू डिफ्लेशन एज वेल, राइट? देन पेमेंट इज डिफिकल्ट अंडर बायोमेटलिज्म। अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, एक हमें तो गोल्ड कॉइन में ही चाहिए पेमेंट, राइट? सिल्वर में नहीं चाहिए, राइट? सो तब पेमेंट में डिफिकल्टीज हो सकती है। देन इट इनकरेजेस दी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, लोग जो है वो जानबूझ के जो है दोनों मेटल में से एक को होल्ड करना शुरू करते हैं, राइट? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं। देन अगेन इट लीड्स टू फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस स्टेबल नहीं रहेंगे फिर। देन इट डज नॉट स्टिमुलेट फॉरेन ट्रेड, राइट? फॉरेन ट्रेड को ये स्टिमुलेट नहीं करता है। जहाँ पे ये कंट्रीज बायोमेटलिज्म अडॉप्ट किया है वहां तक तो ट्रेड कर सकते हैं। अगर सभी कंट्रीज ने बायोमेटलिज्म अडॉप्ट नहीं किया होगा तो वहां पे फॉरेन ट्रेड जो है के लिए ये एक रोड ब्लॉक है, राइट? इन दैट वे। देन इट इज अ कॉस्टली मॉनेटरी स्टैंडर्ड, अगेन प्रेशियस मेटल्स को के ऊपर उस करेंसी को स्टेबलाइज करना है, जो कि पुअर इकोनॉमीज या पुअर नेशंस नहीं कर सकती अफोर्ड। सो इट इज अ कॉस्टली मॉनेटरी स्टैंडर्ड। सो दैट इज these are the points of some demerits of bimetallism, right? Coming to the Gresham law. अब ये Gresham's law है क्या, right? ये जो Gresham's law है, यहाँ पे जो मैं बताती हूँ हिस्ट्री में कि सर थॉमस ग्रेशम ये लॉ दिया है सर थॉमस ग्रेशम ने, ठीक है? हु वाज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू क्वीन एलिजाबेथ I। क्वीन एलिजाबेथ I का फाइनेंशियल एडवाइजर था इन द 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड, राइट? ये ऐसा नहीं है कि ग्रेशम ने पहली बार इस लॉ को दिया है, बट इट बिकेम एसोसिएटेड विद हिज नेम जब उसने एक्सप्लेन किया ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे क्वीन, राइट?
क्वीन एलिजाबेथ जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, दैट क्वीन ने जो है एक रिफॉर्म करने की कोशिश की करेंसी सिस्टम में, ठीक है। उसने कोशिश किया कि जो बैड पॉइंट्स जो पुराने रिजाइम में, पुराने जो ओल्ड रूलर थे उसके टाइम पे जो चल रहे थे, उसको बंद करा के रिप्लेस करा दें बाय इशूइंग न्यू फुल वेटेड कॉइन्स, है ना, फुल वेटेड कॉइन्स उसकी जगह पे इशू करा दें। तो उसमें क्या हुआ कि जो नए कॉइन्स जो इशू किए गए, फुल वेटेड कॉइन्स जो इशू किए गए, वो डिसअपियर हो गए इकोनॉमी से या मार्केट से, और वही पुराने सिक्के चलने लगे जो बैड कॉइन्स जिसको बोल रहे हैं, जिसको रिप्लेस करने की कोशिश की क्वीन ने। तो उसी के लिए ये सर थॉमस ग्रेशम जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे टू द क्वीन की हेल्प ली या उनसे एडवाइस लिया। देन ही स्टेटेड दिस प्रॉब्लम इन हिज स्टेटमेंट, और लॉ जो बोलते हैं हम लोग, बैड मनी टेंड्स टू डिराइव आउट ऑफ सर्कुलेशन गुड मनी, राइट। ये अगर हिस्ट्री आप लोगों ने में से कोई पढ़ता होगा तो इंडिया में भी ये सेम चीज मुगल रेजाइम में तुगलक डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, ही वाज मोहम्मद बिन तुगलक आई गेस, क्योंकि वाइज फूल भी बोलते हैं। वाइशंस लॉ में क्या किया, पुराने जो ब्रॉन्ज नहीं, पुराने जो कॉइन्स थे उसकी जगह पे नए कॉइन्स ले आया, जैसे कि ब्रॉन्ज और कॉपर के जो कॉपर मेटल्स के जो कॉइन्स है वो इशू करवा दिए। उससे क्या हुआ, जो प्रेशियस जो मेटल्स थी उसके कॉइन्स वो खत्म हो गई, और पूरी इकोनॉमी में सिर्फ वो क्योंकि अब ब्रॉन्ज और कॉपर तो बहुत सस्ते हैं, तो हर किसी ने वो मिंट अपने अपने घरों में करना शुरू कर दिया, और उससे क्या हुआ कि इतना मनी सप्लाई इतना एक्सेस में हो गया। और ये भी बोल दिया कि जो पुराने स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं उसी के वैल्यू के इक्वल होगा, वो जो नया जो ब्रॉन्ज और कॉपर का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ओल्ड द प्रेशियस मेटल्स के जो पुराने कॉइन्स थे उसके बराबर होगा। सो उससे क्या हुआ, लोगों ने अपने मिंटिंग करने शुरू कर दिए, राइट। इकोनॉमी में इतना सारा पैसा आ गया, मनी सप्लाई इतना अधिक हो गया क्योंकि हर किसी ने छापना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, और होल्ड करना शुरू कर दिया अपने जो प्रेशियस मेटल्स वाले। सो उससे क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में। उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, राइट, तो उत्पादन उतना ही हो रहा है, बट मनी सप्लाई अचानक बढ़ गया तो हाइपर इन्फ्लेशन होने लगे। सो वो एक फेल्योर ये मोहम्मद बिन तुगलक का रहा। तो ये था कि वहां पे क्या हुआ कि जो पुराने जो प्रेशियस मेटल की कॉइन तो खत्म, वो होल्ड करना लोगों ने शुरू कर दिया, और बाजार में भर गया ये कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के भर गए। सो दैट इज वेयर अगेन ग्रेशम्स लॉ अप्लाइज कि बैड मनी derives the good money from the economy, right? So bad money tends to derive out of circulation the good money। वो कि एलिजाबेथ के टाइम पे कैसे हुआ कि जैसे कि सपोज जो बायोमेटलिज्म में एक गोल्ड कॉइन मैंने बताया पहले भी, जैसे कि वो 10 सिल्वर कॉइन्स के बराबर उसकी एक्सचेंज पैरिटी रखी गई है, राइट। और तो वो है, वो मिंट पैरिटी है उसकी, राइट। सो दैट मीन्स मिंट रेट हो गया 1:10। अब मार्केट रेट बढ़ के 1:12 हो गया, वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने पहले बताया। तो वो 1:12 हो गया, तो देन गोल्ड इज अंडर वैल्यूड एंड सिल्वर इज ओवर वैल्यूड, जो कि मिंट रेट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट रेट ज्यादा हो गया, मिंट रेट कम हो गया ना 1:10, एंड हियर मार्केट रेट इज 1:12। सो ऐसे में क्या हुआ, गोल्ड विल बिकम नाउ गुड मनी और सिल्वर विल बिकम द बैड मनी, राइट। So bad money will derive out good money from circulation. That is the Gratian's law. ये उसने explain किया Queen Elizabeth को, that is the problem, right? So that is how he has explained the problem that England has faced during those times, है ना, in terms of ये monetary standard, right? So ये है Gratian's law। अब ये Gratian law operate कब होता है, right? तो ये ग्रेशंस लॉ ऑपरेट होता है इन इट, और द गुड मनी डिसअपियर्स फ्रॉम ड्यू टू द बैड मनी, ठीक है। वो सर्कुलेशन से एज ए लीगल टेंडर वो सर्कुलेशन में बंद हो जाता है और बैड मनी आ जाता है। वो कब होता है, व्हेन गुड मनी इज होल्डेड, लोग उसको क्या करके रख रहे हो, होल्ड करके रख रहे हो गुड मनी को,
राइट, और सिर्फ बैड मनी इस्तेमाल कर रहे हो पेमेंट्स के लिए, तो ये होगा। दूसरा, गुड मनी को मेल्ट करो, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है ना, एज अ प्रेशियस मेटल उसके इंट्रिंसिक, आप उसको गला के अपना ऑर्नामेंट बना लो, है ना, उसको ज्वेलरी बना लो, राइट, सो वो मेल्ट कर दिया जाएगा गुड मनी, तो होगा ये, राइट। देन तीसरा, गुड मनी इज एक्सपोर्टेड, राइट, फॉरेन कंट्रीज के पेमेंट के रूप में, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स आर एक्सेप्टेड बाय वेट, है ना, एंड नॉट बाय काउंटिंग, सो वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन पेमेंट्स के लिए वो लोग गुड मनी को यूज करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा गुड मनी सारा, राइट। तो इन 3 कंडीशंस में ग्रेशम्स लॉ अप्लाई या ऑपरेट करेगा, राइट। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस, कब कब ये ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट नहीं होगा, या फिर ग्रेशम्स लॉ को ऑपरेट करने के लिए क्या अजम्पशंस होनी चाहिए, है ना, किन कंडीशंस पे ग्रेशम लॉ ऑपरेट करती है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट इज यूजफुलनेस ऑफ गुड मनी, यूजफुलनेस इन द टर्म्स कि वो सिर्फ मनी के रूप में ही यूज नहीं हो रहा है, राइट। जो गुड मनी है उसका कुछ और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है ना, जैसे कि उसको कुछ और तरह से भी उसको वैल्यूएबल है, क्योंकि उसको हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, राइट, या किसी और तरह से उसको यूज किया जा सकता है, सो दैट मीन्स इट इज मोर वैल्यूएबल इन अदर यूजेस एज वेल, इन एज not just, it is not just utilized as money in circulation, but उसको कुछ और purposes के लिए भी यूज किया जाता है, तो in that case only Gresham's law will operate. दूसरा, फिक्स्ड पैरिटी रेशियो, मतलब कि the acceptability of the law, this requires कि जो intrinsically more valuable money must be relatively fixed by law, है ना, जैसे कि मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स कर देगी इन इट्स पैरिटी विद अनदर मनी, दूसरी मनी के साथ उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो उसको फिक्स कर देगी, राइट। सो द लॉ विल नॉट होल्ड वेयर वन मनी बिकम्स इंट्रिंसिकली मोर वैल्यूएबल देन अनदर मनी, राइट। सो तब पैरिटी बदल जाएगी, मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो दोनों में बदल जाएगा, है ना, तो इन दैट केस ग्रेशम्स लॉ विल ऑपरेट, राइट। देन सफिशिएंट मनी सप्लाई, दो इफ the bad money की वजह से the money supply is sufficient for the economy, तो good money use करने की जरूरत ही नहीं है, right, so in that case Gresham's law will apply, right, तो sufficient money supply should be there. Then sufficient supply of bad money, again the applicability of the law requires कि जो bad money है वो circulation में इतना हो कि सारे transaction को requirements जो है economy की उसको meet out कर सके लोगों के, right. So in that case this law will operate. अगर नहीं होगा, bad money sufficient नहीं होगा, तो good money आ जाएगा, को यूज करना पड़ेगा, so ये law operate नहीं होगा. Then जो pure metal जो कंटेंट है, कंटेंट जो जिससे बना हुआ है, इट शुड बी अ प्योर मेटल, तभी वो यूटिलाइजेशन उसका तभी है ना, अदरवाइज लोग होर्ड क्यों करेंगे उसको, अगर वो उसमें मेटल में कुछ खराबी होगी या कुछ उसमें मिक्स या कुछ मिलावट होगी तो वो यूज करेंगे नहीं लोग, होर्डिंग करेंगे नहीं लोग, राइट. सो इट द कंटेंट्स शुड बी ऑफ प्योर मेटल. देन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बैड मनी शुड बी देयर, कि लोग ना बोले हाँ हमें नहीं चाहिए सिल्वर, हमें तो गोल्ड में ही पेमेंट चाहिए, राइट. अगर ऐसा हुआ तो फिर ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट नहीं होगा. सो देयर शुड बी एन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बैड मनी इन द मार्केट और इन द इकोनॉमी, राइट. देन देयर इज मस्ट बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड मनी एंड बैड मनी. लोगों को पता होना चाहिए, राइट, कि गुड मनी कौन सा है और बैड मनी कौन सा है, तभी तो वो कर पाएंगे ये सब कोडिंग और ये है ना पेमेंट्स जिसमें करना है, राइट. देन बैंकिंग हैबिट अगर डेवलप हो गई लोगों में, राइट, तो अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत हो जाएगा और बैंकिंग हैबिट डेवलप हो गई तब भी ये लॉ काम नहीं करेगा, राइट. क्योंकि ऐसे में जो डिपॉजिट क्रिएशन होता है बैंक्स के द्वारा, सो या और क्रेडिट मनी जो इस्तेमाल की जाती है बैंकिंग स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे गुड मनी और बैड मनी का सवाल ही नहीं रहेगा, राइट. देन कन्वर्टेबिलिटी शुड बी देयर, है ना. पेपर द लॉ डज नॉट ऑपरेट अगर की कंट्री में जो करेंसी है, ठीक है, दैट इज इनकन्वर्टेबल, ठीक है. तो इन दैट केस फिर मतलब कि आप प्रेशियस मेटल में उस करेंसी को, जैसे कि पेपर करेंसी सिस्टम में आप कन्वर्टेबल नहीं होता, इनकन्वर्टेबल होता है, तो वहाँ पे भी ये लॉ ऑपरेट नहीं होता. सो दीज आर द certain points of limitations to the operation of Gresham's
लॉ, राइट।